हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सरोवर पर। आज हम पढ़ने वाले हैं डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन। और इससे पहले के वीडियो में हम परागण के बारे में पढ़ चुके हैं। परागण क्या है? परागकोश से निकलकर परागकणों का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परागण कहलाता है। देखिएगा, ये क्या परागकोश है, परागकोश, ये परागकण और ये वर्तिकाग्र। तो परागकोश से परागकण निकलते हैं और वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। ये क्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। लेकिन जो हमारा आज का टॉपिक है निषेचन, वो इससे बाद का प्रोसेस है। तो आइए जानते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन। तो देखिएगा, दोहरा निषेचन को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि निषेचन क्या होता है। निषेचन क्या होता है? मेल गैमिट और फीमेल गैमिट। मेल और फीमेल गैमेट का संलयन निषेचन कहलाता है। ये अगुणित कोशिका होती है, ये भी अगुणित कोशिका होती है, और इनके संलयन से क्या होता है? एक जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज जो कि द्विगुणित होता है। ये क्या था? निषेचन था। लेकिन यहाँ पे क्या है? दोहरा निषेचन। तो ये दोहरा निषेचन जो है एंजियोस्पर्म यानी पुष्पी पादपों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। इसकी खोज की थी एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था नवासिन S.G. नवासिन। इन्होंने दोहरा निषेचन की खोज की थी और बताया था कि जो पुष्पी पादप होते हैं उनमें निषेचन एक ही समय पर 2 बार होता है, जिसके कारण इसका नाम दोहरा निषेचन रखा गया है। इस प्रोसेस को हम समझते हैं। देखिएगा, परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? परागकणों का अंकुरण। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? परागकणों का अंकुरण। ठीक है, इसमें क्या होता है? वर्तिकाग्र के ऊपर या स्टिग्मा के ऊपर कुछ पदार्थ जैसे जल, शर्करा और कार्बनिक अम्ल इस पर पाए जाते हैं यहाँ पर। तो एक परागकण जो होता है इनका अवशोषण करता है और फूल जाता है। परागकण फूलने के बाद जो इसका इंटेन पार्ट होता है यानी अंतःचोल होता है, वो जनन छिद्र के द्वारा एक नलीनुमा संरचना बनाता है और बाहर आता है। उसी को कहते हैं हम परागकणों का अंकुरण। एक चित्र के माध्यम से समझते हैं हम। ये परागकण है, बाह्य चोल, अंतःचोल। अब हमने पढ़ा था जो बाह्य चोल होती है उस पर स्पोरोपाइलिन की एक परत होती है और जनन छिद्र या जनन पोर्स पर पाए जाते हैं। माने ये क्या? स्पोरोपाइलिन की परत है। अब यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो इन स्थानों को कहते हैं हम जर्म पोर या जनन छिद्र। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है? ये परागकण, ये जो यहाँ पर है ये स्टेम,
ये परागकण है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जल का, शर्करा का और कार्बनिक अम्लों का क्या करता है, यहाँ इस स्थान पर वर्तिकाग्र के ऊपर अवशोषण करता है और फूल जाता है। तो इसका जो इंटाइन पार्ट होता है, अंतःचोल इंटाइन, ये एग्जाइन, ये एक नलीनुमा संरचना बनाता है। कहां से, जहां से जर्म पोर है। किस तरीके से, इस तरीके से इस जर्म पोर के द्वारा ये बाहर आता है। अब जैसे कि हम पहले से पता है कि इसके अंदर दो केंद्रक पाए जाते हैं। एक जनन केंद्रक होता है, जनन केंद्रक, जिसके विभाजन से दो नर युग्मकों का निर्माण होता है। और एक होता है इसमें ट्यूब केंद्रक, ट्यूब केंद्रक। अभी सारा प्रोसेस हो कहां पर है, यहां पर हो रहा है। अब जो ये परागकण अंकुरित हुआ है, ये एक नलीनुमा संरचना बनाएगा इस तरीके से। ये परागकण है, ये नलीनुमा संरचना कौन सी है, ये वाली है। तो ये क्या होती है, नीचे को बीजांड तक, ये क्या है, बीजांड या ओव्यूल। ये क्या होता है, अंडाशय, ओवरी। ठीक है। अब देखिए पराग नली आई। अब पराग नली कहां तक पहुंचेगी, बीजांड तक पहुंचेगी, यानी ओव्यूल तक पहुंचेगी। इसके अंदर ये पराग भ्रूणकोश है, भ्रूणकोश, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब क्या होता है, परागकण अंकुरण हुआ। तो फर्स्ट स्टेप क्या है इसका, परागकणों का अंकुरण। इसमें क्या होता है, स्टिग्मा के ऊपर जल, शर्करा, कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जिनके अवशोषण से परागकण फूल जाता है। और जो इंटाइन होती है, अंतःचोल होती है, वो जनन छिद्र के द्वारा, जनन छिद्र, जनन छिद्र के द्वारा एक नलीनुमा संरचना बनाता है, जिसे पराग नली कहते हैं। क्या कहते हैं, पराग नली। दूसरा स्टेप आता है हमारा पराग नली का बीजांड में प्रवेश, यानी ओव्यूल में पराग नली किस तरीके से प्रवेश करती है। तो इसके 3 स्टेप हैं, यानी 3 तरीके से क्या करती है, ये बीजांड के अंदर प्रवेश कर सकती है। देखें, नंबर 2 क्या है, पराग नली का बीजांड, ओव्यूल में प्रवेश। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये पराग नली इस बीजांड के अंदर प्रवेश करेगी, लेकिन इसके 3 तरीके हैं। नंबर 1 क्या है, बीजांड द्वार प्रवेश। जब पराग नली सीधा बीजांड द्वार, यानी ये क्या है, बीजांड द्वार, बीजांड द्वार, जब पराग नली सीधे बीजांड द्वार से प्रवेश करती है तो इसको हम बीजांड द्वार प्रवेश कहते हैं। यानी ये पराग नली आएगी और सीधे यहां से क्या करेगी, बीजांड के अंदर प्रवेश करेगी। ये बीजांड द्वार है। जैसे कि हमने बताया, ये क्या है, भ्रूणकोश। तो फर्स्ट स्टेप पे क्या है, बीजांड द्वार में प्रवेश। तो पराग नली कहां तक पहुंची, बीजांड द्वार तक पहुंची। और इसमें क्या होता है, जो बीजांड द्वार हुआ, इसको कहते हैं हम पोरोगैमी, पोरोगैमी। यानी जब पराग नली बीजांड, सीधा बीजांड द्वार से प्रवेश करती है तो इस क्रिया को हम कहते हैं पोरोगैमी। और इसके द्वारा जो निषेचन की क्रिया होती है, इसे कहते हैं पोरोगैमिक, पोरोगैमिक
फर्टिलाइजेशन। पोरोगैमिक फर्टिलाइजेशन। तो समझ में आ गया होगा। अब सेकंड स्टेप क्या है? अब क्या होता है, पराग नली ये सीधा यहां से प्रवेश ना करके सीधा निभाग की तरफ से प्रवेश कर सकती है। यानी देखें नंबर 2 पे क्या आएगा? सेकंड क्या है? निभाग प्रवेश। निभाग, निभाग को चैलेजा कहा जाता है, यानी चैलेजोगैमी। तो जब पराग नली सीधा निभाग की तरफ से प्रवेश करती है तो इस क्रिया को हम कहते हैं चैलेजोगैमी। क्या कहते हैं? चैलेजोगैमी या निभागी प्रवेश। और इस क्रिया के द्वारा जो निषेचन की क्रिया होती है उसको कहते हैं हम चैलेजोगैमिक फर्टिलाइजेशन। चैलेजोगैमिक फर्टिलाइजेशन। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब थर्ड स्टेप क्या है? अब ये पराग नली निभाग की तरफ से प्रवेश ना करे, बीजांड की तरफ से प्रवेश ना करे, ये क्या सीधा बीजांड के मध्य भाग से प्रवेश करे। इस तरीके से। अब ये क्या है, ना तो निभाग की तरफ से है ना बीजांड की तरफ से है, सीधा मध्य भाग से है। तो ये क्या कहलाएगा? मध्य भागी प्रवेश या मध्य प्रवेश, मध्य भाग प्रवेश। और इसको कहते हैं हम मीजोगैमी। मीजोगैमी। ठीक है। और इसके द्वारा जो निषेचन की क्रिया होती है उसको कहते हैं हम मीजोगैमिक फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे? मीजोगैमिक फर्टिलाइजेशन। तो तीन तरीके से जो पराग नली है वो बीजांड के अंदर प्रवेश कर सकती है। तीनों के बारे में हमने बता दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, यानी कि पराग नली का ओव्यूल या बीजांड दोनों में प्रवेश हो गया। और नेक्स्ट सेकंड क्या है, सॉरी थर्ड, ये एक भ्रूण कोश की संरचना है। भ्रूण कोश। अब भ्रूण की संरचना में हमने पढ़ा था कि इसमें 8 केंद्रक और 7 कोशिका होती हैं। 8 केंद्र और 7 कोशिका होती हैं। देखिए 3 कोशिका ऊपर होती हैं, 3 कोशिका नीचे होती हैं और एक कोशिका ये पूरी जो लास्ट बीच वाली कोशिका है, एक कोशिका ये है। इन तीनों कोशिकाओं में एक एक केंद्रक दिख रहा है। इसमें एक है, इसमें एक है, इन तीनों में एक एक है, इन तीनों में भी एक एक है। और यहाँ पे क्या है, 2 केंद्रक है। तो जो ऊपर वाली कोशिका है इनका नाम है पृथ्वीमुख कोशिकाएं। पृथ्वीमुख कोशिकाएं। नीचे वाली कोशिका होती हैं जो 2 साइड देखिए, एक ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों कोशिका होती हैं सहायक कोशिका। सहायक कोशिका, सहायक कोशिकाएं। और जो मध्य वाली होती है, बीच वाली, ये होती है बीजाणु मात्र कोशिका या अंड कोशिका। इसको एग सेल बोलते हैं। ठीक है। इसके अंदर क्या बनता है, एग का फॉर्मेशन होता है जिससे निषेचन की क्रिया होती है। यहां पर क्या हुआ, जो पराग नली है तीसरे स्टेप में क्या करती है, थर्ड स्टेप में क्या करती है, पराग नली का भ्रूणकोश में प्रवेश। भ्रूणकोश में प्रवेश।
अब जैसे ही पराग नली भ्रूण कोश में प्रवेश करती है, ये पराग नली है, वो ये भ्रूण कोश में क्या करेगी, प्रवेश करेगी इस तरीके से। अब प्रवेश करने के साथ ही जो सहायक कोशिकाएं होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं, और निषेचन के बाद जो हमारी पितृमुख कोशिकाएं हैं वो भी क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं। असल में इनका कोई यूजफुल यानी इनका कोई कार्य अभी तक ज्ञात नहीं है सही तरीके से। अब जो मुख्य रूप से दो कोशिका बचती हैं निषेचन के बाद, एक तो बीजाणु मात्र कोशिका और एक आपकी केंद्रक द्विकेंद्रक कोशिका। इसका नाम क्या है, द्विकेंद्रक कोशिका, द्विकेंद्रक कोशिका। इसमें कितने केंद्रक हैं, दो केंद्रक, तो इसलिए इसका नाम द्विकेंद्रक कोशिका। और ये क्या होती है, भ्रूण कोश की सबसे बड़ी कोशिका होती है द्विकेंद्रक कोशिका। अब जैसे पराग नली प्रवेश करती है तो इसके अंदर क्या होता है, जो सहायक कोशिकाएं होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। पराग नली क्या हुई, इसके अंदर प्रवेश कर गई, ये पराग नली है। अब साथ के साथ क्या होता है, पराग नली का जो अगला सिरा होता है ये विघटित हो जाता है, यहां से क्या होता है, विघटित हो जाता है। पराग नली, पराग नली, पराग नली में जब अंकुरण होता है तो उस समय इसमें दो केंद्रक होते हैं। एक क्या था, ट्यूब केंद्रक, ट्यूब केंद्रक जो कि नष्ट हो जाता है, और एक होता है जनन केंद्रक जिससे दो नर युग्मकों का निर्माण होता है। जनन केंद्रक, ये क्या ट्यूब केंद्रक है। अब जब पराग नली है इसका जो अगला सिरा है वो विघटित हो जाता है जैसे ही पराग नली पराग कोश में एंटर करती है। अब क्या होता है, ये तो नष्ट हो जाता है। अब जो जनन केंद्रक है ये दो नर युग्मकों का निर्माण करता है, यानी विभाजित होकर दो नर युग्मकों का निर्माण करता है। एक नर युग्मक, नर युग्मक। अब कभी कभी तो इन नर युग्मकों का निर्माण अंकुरण से पहले हो जाता है, और कभी कभी क्या होता है, पराग नली जैसे अंकुरण होती है उसके बाद इनका निर्माण होता है। अब ये दोनों नर युग्मक क्या होते हैं, पराग कोश में एंटर करते हैं। एक ये है और एक ये है, ये दोनों क्या है, नर युग्मक हैं। ये क्या हमने लिखा था अभी, एग सेल, एग सेल। अब जैसे ही यहाँ पर निषेचन होगा तो जो ऊपर की कोशिका हैं, तीनों पितृमुख कोशिकाएं हैं, ये भी क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं। अब हमारा अगला स्टेप क्या है, जो फोर्थ है, युग्मकों का संलयन, या नर और मादा युग्मकों का संलयन। अब यहाँ पे क्या होता है, दो नर युग्मक हैं, एक नर युग्मक तो एग कोशिका के साथ जाकर के निषेचन करता है, और ये क्रिया ही क्या कहलाती है, सत्य निषेचन कहलाती है, सत्य निषेचन। असली जो निषेचन होता है, सत्य निषेचन, वो यही होता है। लेकिन एक नर युग्मक यहाँ पे आया और एक नर युग्मक क्या होता है, इन दो केंद्र के पास जाता है, इनसे संलयन होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पहले ये अगुणित कोशिका थी क्योंकि यहाँ पे एक केंद्रक था एन, और यहाँ पे एक हो रहा है तो एक ऐसी कोशिका बन गई 2n। लेकिन यहाँ पे 2n ये पहले से ही थी, यानी द्विगुणित थी पहले से ही, और एक यहाँ पे आया तो अब ये क्या हो गई, +n यानी 3n। अब इस समय ये जो कोशिका है ये प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक कहलाती है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहलाती है, यानी जिससे क्या होगा, भ्रूण कोश का निर्माण होगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, ये क्या लिखा हुआ है, भ्रूण कोश, यानी कि जिसके अंदर भ्रूण का निर्माण होगा वो वाला, वो कोश। लेकिन ये क्या है, भ्रूण पोष, पोष का मतलब पोषण, तो भ्रूण के लिए पोषण प्रोवाइड कराएगा कौन, भ्रूण पोष, जिसका निर्माण किससे होगा, प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक से होता है। अब यहाँ पे क्या है,
ये निषेचन हुआ, 2n यानी ये क्या बना, जाइगोट, जाइगोट बना। अब इससे अगला स्टेप देखते हैं। एग सेल है, एग सेल, यहाँ पे एक केंद्रक जो था यानी एग फीमेल गैमेट और ये मेल गैमेट, क्या बनाए, जाइगोट, जाइगोट। अब इस पर क्या होता है, कुछ समय के बाद इस पर एक परत या कह सकते कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति आती है इस पर, यानी इसको एक कोशिका भित्ति कवर कर लेती है। फिर इस क्रिया को इस संरचना को कहते हैं हम निषिक्तांड, निषिक्तांड या ऊस्पोर, ऊस्पोर, ठीक है। अब ये ऊस्पोर क्या होता है, इसमें डेवलपमेंट होता है और ये बनाता है एम्ब्रियो यानी भ्रूण, भ्रूण बनाया और भ्रूण का विकास होगा तो उससे क्या बनेगा, सीड बनेगा यानी बीज। और जो निषेचन का मुख्य उद्देश्य क्या था, पौधों में बीज का निर्माण ही क्या था, लैंगिक जनन का मुख्य उद्देश्य था। ये हमने पहले वीडियो में आपको बताया था। अब जो द्वितीयक केंद्रक था वो क्या होता है, उसके बारे में देखते हैं। बड़ी कोशिका थी, दो केंद्रक इसमें पहले थे और एक केंद्रक इसमें नरिग्मक आता है, नरिग्मक, एक केंद्रक नरिग्मक का आता है, तो ये 3n बनती है यानी त्रिगुणित हो जाती है। ये क्या था, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र, और इसी से क्या बनता है फिर, भ्रूणपोष, भ्रूणपोष का निर्माण होता है। तो दो स्टेप थे यानी दो निषेचन हुए इसमें एक ही बार में। जैसे हमने देखा एक निषेचन यहाँ पर होता है, एक सेल के साथ होता है, एक निषेचन द्विकेंद्रक कोशिका के साथ होता है। तो यहाँ पर एक समय में कितने निषेचन हुए, दो निषेचन हुए, इसीलिए इसको दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। अब ये भ्रूणपोष का कार्य क्या है, इसका महत्व क्या है, तो ये क्या करता है, इस भ्रूण को यानी सीड से पहले जो भ्रूण बना है उसको पोषण प्रदान करता है। इसका नाम क्या है, भ्रूणपोष यानी भ्रूण के लिए पोषण। तो इसका त्रिसंलयन का, इस क्रिया को हम त्रिसंलयन कहते हैं, त्रिसंलयन। इसको एक पैटर्न के माध्यम से समझते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या है, प्राथमिक नर युग्मक अंड कोशिका, अंड कोशिका, इसके साथ जाकर के निषेचन की क्रिया करता है या संलयित होता है, तो इससे क्या बनता है, भ्रूण बनता है। जो प्राथमिक नरयुग्मक है ये भी अगुणित होता है, इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, लेकिन यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या दुगनी हो जाती है, ठीक है। नंबर 2 पे द्वितीयक नरयुग्मक, द्वितीयक नरयुग्मक, ये संलयित होता है द्विकेंद्रक कोशिका के साथ, और इससे क्या बनता है, भ्रूणपोष केंद्र, भ्रूणपोष केंद्रक या प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहेंगे इसको, प्राथमिक। अब प्राथमिक ही भ्रूणपोष केंद्रक क्या बनेगा, भ्रूणपोष केंद्रक बनाएगा और भ्रूणपोष केंद्र से ही भ्रूणपोष का निर्माण होगा। अब तो द्वितीयक नरयुग्मक है, इसमें भी क्या होता है, गुणसूत्र संख्या n होती है यानी अगुणित होता है ये भी, लेकिन यहाँ पे क्या था, जो गुणसूत्र था या केंद्र कितने थे इसमें, 2,
तो यहाँ पे पहले से संख्या कितनी होती है, 2n होती है। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर भ्रूण कोश के अंदर की संरचना क्या हुई, 3n यानी त्रिगुणित। ठीक है, इसके लिए हमने कहा त्रिसंलयन, त्रिसंलयन क्यों, क्योंकि इसमें गुणसूत्र संख्या क्या है, त्रिगुणित है यानी 3n है। और यहाँ पे क्या है, इसकी खोज भी, यदि इसकी खोज का भी नाम आता है तो वो भी नवासीन आता है, नवासी। तो याद रखना है कि डबल फर्टिलाइजेशन हो या त्रिसंलयन हो, इसकी जो खोज की है वो किसने की है, नवासीन ने की है। क्योंकि ये भी क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन का ही एक पार्ट है। क्यों, क्योंकि एक निषेचन ये है और एक निषेचन ये है, इन दोनों को मिलाकर ही क्या हुआ है, ये दोहरा निषेचन कहलाता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो कैसी लगी वीडियो आपको बताइएगा और बने रहिए हमारे चैनल एजुकेशन सर्वर के साथ। धन्यवाद।